Bismillahirrahmanirrahim. So, gentlemen, welcome for the fire safety comprehensive training. This is a very important topic. As a health and safety manager, जहाँ पे भी जिस वर्क साइट पे भी आप अपना कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसमें फायर सेफ्टी एक सेपरेट मतलब एंटिटी के तौर पे, फील्ड के तौर पे आपके कंट्रोल में होती है। मतलब आप ही इसको लुक आफ्टर कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसीलिए इससे रिलेटेड जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसका होना आपके लिए बहुत जरूरी है। अभी मैनेजर ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ योर साइट। ठीक है, तो फायर सेफ्टी को आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। आगे चलते हैं। अगर हम आज की ट्रेनिंग का पर्पस डिस्कस कर लें बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, कि आज जो हम ट्रेनिंग करेंगे, आज हमने इसको मुकम्मल करना है। इसलिए हमारा मेन मकसद क्या है इस ट्रेनिंग से, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं। बेसिकली पर्पस ये है कि फायर की अंडरस्टैंडिंग मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है ना, फायर से होने वाले डिफरेंट जो हैजर्ड्स होते हैं, उनकी नेचर क्या होती है, और फिर स्पेसिफिकली प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज जो कि एक मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें मेरा ज्यादा फोकस रहेगा प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज के ऊपर। जो और ऑब्वियसली प्रिवेंशन जब हम करते हैं तो उसमें बीइंग मैनेजर हमको हमें एक इफेक्टिव जो इमरजेंसी एक्शन प्लान है वो बनाना होता है। ठीक है ना, बेसिक मालूमात तो यूजुअली आपको हो ही जाती है, तो ये बहुत ज्यादा उसमें तगदो नहीं करनी पड़ती। बट हमारा जो मेन फोकस है मैनेजमेंट के ऊपर, कि हमने फायर की मैनेजमेंट कैसे करनी है, उसके लिए एक इफेक्टिव प्लान कैसे तरतीब देना है, उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, किन किन चीजों को हमने लाजमी इसमें ऐड करना होता है, और किस तरह हम वो एक इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डेवलप करते हैं। ऑब्वियसली जब आप कोई मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं बिग मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। मतलब फायर का पता होना चाहिए आपको, फायर क्या है, फायर से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं वो क्या है, कैसे स्प्रेड करती है, इसकी केमिस्ट्री क्या है, इसकी साइंस क्या है। ठीक है, इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं, इससे किस किस्म के हैजर्ड्स जनरेट होते हैं। तो ऑब्वियसली उनको जानना भी हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो हम ये फायर की जो साइंस है उसको जानेंगे। हम ये जो अपना मेन पर्पस है आज की फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग का, वो किन माइलस्टोन से हम अचीव करेंगे, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हमने सेट किए हैं अपनी आज की ट्रेनिंग के लिए। नंबर एक तो ये है कि अंडरस्टैंड द बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फायर एंड इट्स डेंजर्स। ठीक है ना, यानी जो फायर है उसकी करेक्टरिस्टिक्स है उसको जानना, उसकी साइंस को थोड़ा अंडरस्टैंड करना। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये है, इस माइलस्टोन को हम अचीव करेंगे ताकि हम अपने पर्पस को अचीव कर सकें। दूसरा जो माइलस्टोन हमारा है, ये लर्निंग हमारा ऑब्जेक्टिव है, दैट इज आइडेंटिफाई डिफरेंट क्लासेस ऑफ फायर। ठीक है ना, क्लासिफिकेशंस ऑफ फायर को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपने जब इसकी प्रिवेंशन स्ट्रेटजी बनानी होती है, इसकी इमरजेंसी एक्शन प्लानिंग करनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस्म की फायर पे कौन सी जो प्रिवेंशन है वो असरअंदाज होती है और किस तरह होती है। तो क्लासेस को डिफरेंशिएट करना जरूरी है। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। हम ये माइलस्टोन अचीव करेंगे, देन आई विल मेक यू रिकग्नाइज फायर प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज एंड सेफ्टी मेजर्स, जो कि हमारा बेसिकली मेन पर्पस है कि फायर प्रिवेंशन की स्ट्रेटजीज आर बीइंग मैनेजमेंट ऑफ दैट साइट, हमें ये कैसे अचीव करनी है उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर अस्सलाम वालेकुम डेमोन्स्ट्रेट। सर। जी वालेकुम सलाम। हैदर अली, आपको अली हैदर, आपको वेलकम है, थैंक यू, आप आगे हैं माशाल्लाह, गुड। थैंक यू सर। सो हम अपना चौथा जो माइलस्टोन आज की ट्रेनिंग का हमने सेट किया अपने लिए, वो है प्रॉपर यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होंगे, वो हम मतलब है कि फायर की जो प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज हैं उनके अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे, उनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, उनके अंदर जो मटेरियल होता है वो किस फायर के लिए कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए, उनको यूज कैसे किया जाता है, प्रैक्टिकली कैसे उसको मतलब है कि हम करेक्ट मेथड क्या है उनको यूज करने का, उसके ऊपर डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। देन अगला जो हमारा माइलस्टोन है ये टास्क है, वो है डेवलप एन इमरजेंसी प्लान फॉर फायर सेफ्टी, जो कि अल्टीमेट हमारा ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि अभी मैनेजर ऑफ योर साइट, आपको अल्टीमेटली यही काम करना होता है कि एक इफेक्टिव इमरजेंसी प्लान बनाना होता है, और उस प्लान को आपने इफेक्टिव करना होता है थ्रू इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है,
तो प्लान तभी आप बना सकते हैं जब प्लान के अंदर जितनी भी चीजें हैं शामिल आपने करनी है उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको हो। तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा विद इन दिस ट्रेनिंग, सो दैट एट द एंड जो हमारा मेन पर्पस है टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स वो आप अचीव कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर लें कि जी ये फायर सेफ्टी क्यों जरूरी है, तो क्या वजह है क्यों फायर सेफ्टी के ऊपर जोर दिया जाता है इतना, क्यों इसको मतलब क्या आखिर इसकी वजह क्या है। तो ये जो नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन है ये अमेरिका के अंदर एक इदारा है पूरा, ठीक है ना, जो फायर अमेरिकन जितने भी फायर रिस्क हैं उनको मतलब उनके स्टैंडर्ड्स बनाता है, उनके कंट्रोल में रोल प्ले करता है। तो वो फिर रिसर्च भी करते रहते हैं, तो वो फिर रिसर्च से कुछ डेटा जो है वो मतलब जब उनको मिलता है तो वो फिर उसको पब्लिक करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं जी कि अ फायर डिपार्टमेंट रिस्पॉन्स टू ए फायर एवरी 23 सेकेंड्स। आप अंदाजा लगाएं कि अमेरिका के अंदर हर 23 सेकंड के बाद एक कॉल उनको आ रही होती है फायर की। अमेरिका के अंदर हर 23 सेकंड के बाद एक एक्शन हो रहा होता है फायर के ऊपर, ठीक है। दूसरा कि ऑन होम स्ट्रक्चर फायर वाज रिस्पॉन्डेड एवरी 95 सेकेंड्स। मतलब घरों से जो रिपोर्ट्स आती हैं, ये तो इंडस्ट्रीज की बात हो रही है ना कि 23 सेकंड की, 95 सेकेंड्स घर से घरों के अंदर जो फायर हो जाती है, होम फायर जिनको कहते हैं, उनकी भी मतलब परसेंटेज काफी हाई है कि वो मुसलसल उनकी रिपोर्ट्स आ रही होती हैं। होम फायर रिलेटेड इंजरी अकर्स एवरी 52 मिनट्स। यानी घर में जो फायर होती है इंडस्ट्री के अलावा हर 52 मिनट के बाद एक इंजरी होती है फायर से, ठीक है। उसके बाद ऑन होम फायर रिलेटेड डेथ्स अकर्स एवरी 3 आवर्स। हर 3 घंटे के बाद एक डेथ हो जाती है फायर से रिलेटेड जो एक्सीडेंट होते हैं अमेरिका के अंदर। इन 2023 13 लाख 89,000 fires resulted in 3,670 civilian deaths and 13,350 injuries. In addition, there were 89 firefighters dead. ठीक है। अब देखिए स्केल ऑफ द डेविस्टेशन देखें। अच्छा ये वो ममालिक है, अमेरिका आपको पता है दुनिया की वर्ल्ड पावर एडवांस कंट्री है, तो वहाँ पे रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म मौजूद है क्योंकि उन्होंने इन्फोर्स किया हुआ, इसलिए वहाँ पे जितना भी इंसिडेंट होते हैं ना फायर से रिलेटेड उनकी रिपोर्टिंग होती है। अगर रिपोर्टिंग ना हो तो उनके ऊपर बड़ी सख्ती होती है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाती है रिपोर्ट करने में। तो इसलिए वहाँ पे डेटा कलेक्ट होता है और उस डेटा को एनालाइज करते हैं, फिर नेक्स्ट प्लानिंग करते हैं। तो ना सिर्फ के फायर से लोगों की डेथ होती है, बल्कि जो फायर बेचारे फाइटर्स हैं जो फायर से फाइट कर रहे होते हैं उनकी भी डेथ्स होती हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा खबरों में, ये लॉस एंजलिस के अंदर बहुत बड़ी फायर हुई है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में अक्सर फायर हुई रहती है। हमारे मुल्क के अंदर बेतहाशा फायर के इंसिडेंट होते हैं बट रिपोर्ट नहीं होते, ठीक है ना। This firefighters fatal injury count is a decrease from the 97 fatal injuries in 2020, but it's otherwise the second highest since 2000। मतलब है कि एडवांस कंट्री है चूंकि वहाँ पे साथ साथ प्रिवेंशन है, साथ साथ उसके ऊपर वो कंट्रोल करने की स्ट्रेटजीज भी लगाते हैं, इम्प्रूव भी करते हैं। मतलब है कि उसमें उनके डेटा से ही वो अंदाजा लगाते हैं कि जो जो वो इफेक्टिव अपनी स्ट्रेटजीज को इन्फोर्स करते हैं तो उनके जो इंसिडेंट है उसमें कमी भी आती है, ठीक है। तो in the increase is recorded firefighting fatalities over the past 2 years has been substantially influenced by the inclusion of the death that occurred within 24 hours of the duty prior to 2022। ये मतलब इस डेटा का बताने का मकसद ये है कि you people should understand the scale of the destruction, मतलब फायर से तबाही कितनी होती है, फायर जो है वो कितना जो है वो नुकसान करता है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे मजीद डेटा नीचे दिया हुआ है जिसमें मतलब कुछ इंक्रीज भी हुई है कुछ डिक्रीज हुए हैं, मतलब ड्यू टू दी फायर प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज। वहाँ पे जो फायर के स्टैंडर्ड्स हैं वो स्ट्रिक्टली उनके ऊपर एडहेयर किया जाता है, तो उसकी वजह से इम्प्रूवमेंट भी यकीनन आई है। और भी डेटा है यहाँ पे, मतलब आप इसको रीड कर लीजिएगा। ये मतलब ये बेसिकली अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि फायर सेफ्टी की जरूरत क्यों है। अच्छा ना सिर्फ देखिए पर्सनल इंजरी होती है बल्कि बेतहाशा फाइनेंशियल लॉसेस भी होती है। 8.6 बिलियन एनुअली, $8.6 बिलियन
ठीक है ना। $8.6 बिलियन। पाकिस्तान $7 बिलियन के लिए IMF के मिलते इकट्ठा करता है कर्जे लेने के लिए, ठीक है ना। तो $8.6 बिलियन सिर्फ फायर से अमेरिका के अंदर नुकसान हो जाता है, ठीक है ना। और इसी तरह प्रॉपर्टी डैमेज $664 मिलियन की जो प्रॉपर्टी डैमेज वहां पे होती है। मतलब कि आपका जो ह्यूमन लॉस है वो भी होता है, उसका तो कोई लेवल बदल नहीं, वो तो होता ही होता है। इसके साथ साथ आपकी जो और फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है या और जो लॉसेस होते हैं फायर की वजह से, वो बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है इसको मैनेज करना। अब अगर हम इसकी फायर की साइंस को अंडरस्टैंड करें, ये हमने देख लिया कि फायर सेफ्टी की जरूरत क्यों है, उसकी वजह हमने जानी कि बहुत सारा जो मतलब इंसिडेंट रेट आता है, डेटा आता है, वो बहुत डेवस्टेटिंग है। इसलिए हमें फायर सेफ्टी को मैनेज करना जरूरी है। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो फायर के करेक्टरिस्टिक्स हैं, फायर बेसिकली होती क्या है। तो जनरल फायर इज फास्ट। सबसे पहला तो इसका नुक्ता आगाज ये होता है कि फायर जो है वो बहुत तेजी से फैलती है। Fires can escalate rapidly. Within just 2 minutes, a fire can become life-threatening. 2 मिनट के अंदर अगर कहीं पे फायर हो गई है तो 2 मिनट के अंदर ये जानलेवा साबित हो सकती है। एंड इन 5 मिनट्स के रेजिडेंट कैन बी इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स। मतलब है 5 मिनट के अंदर कोई भी बंदा जो उस एरिया में है उसके अंदर वो आग उसको काबू कर लेगी। 2 मिनट में ये फैल जाती है, 5 मिनट के अंदर अंदर ये बंदे तक बंदे को अपने काबू में ले लेती है, जो भी इसके इर्द गिर्द उस इन्वायरमेंट के अंदर होता है जहाँ पे इसका फैलाव होता है। तो हमेशा ये ध्यान में रखिए कि फायर इज फास्ट, ठीक है। डेंजर इसमें क्या होता है, द स्पीड एट विच फायर स्प्रेड्स मीन दैट इंडिविजुअल ऑफन हैव वेरी लिटिल टाइम टू रिएक्ट। मतलब ये आपको रिएक्शन का टाइम नहीं सर देती। इसके भी तीन जी। सर इसके भी 3 सेशन होंगे। हाँ, इसके भी 3 सेशन हो गए, लेकिन आज इंशाल्लाह इसको आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो this rapid escalation can lead to severe injuries or fatalities if proper precautions are not taken। क्योंकि इसकी फास्ट स्पीड होती है, तेजी से ये फैलती है, 2 मिनट के अंदर अंदर ये आपको लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है, 5 मिनट्स के अंदर अंदर इंगल्फ कर लेती है, आपको अपने काबू में ले लेती है। तो इसलिए सबसे पहला जो इसका नुक्ता आगाज है दैट इज फास्टनेस, इसकी स्पीड। दूसरा ये है कि डार्क, फायर इज डार्क। ये डार्क स्मोक जनरेट करती है। क्या डैमेज करते हैं वो जी आप, फायर प्रोड्यूसेस स्मोक एंड गैसेस दैट कैन कॉज डिसओरिएंटेशन एंड ड्राउजीनेस। मतलब जब ये स्मोक जनरेट होता है फायर से, तो वो आपको बिल्कुल मतलब है कि वो नींद पागल कर देता है, डिसओरिएंटेट हो जाते हैं आप, आपको समझ नहीं आती आप देख किधर रहे हैं, जा किधर रहे हैं, आप बेहोशी के आलम में चले जाते हैं। इंस्टेड ऑफ वेकिंग अप टू इट, फायर इंडिविजुअल में फॉल डीपर इनटू स्लीप ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ द स्मोक इनहेलेशन। मतलब ये जो गैसेस क्रिएट होती हैं फायर से, ये जो काला धुआं निकलता है इससे, जब ये आप इनहेल करते हैं तो आपके ये दिलो दिमाग के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हो जाता है इसका, और आप बिल्कुल बेहोशी के आलम में। और ज्यादा डेथ जो होती है फायर के नतीजे में वो होती भी सफोकेशन की वजह से है। ये जो डार्क ये जो मतलब इसका धुआं होता है उसके इनहेल करने की वजह से बहुत ज्यादा इंजरीज होती है, जिसको हम एस्फिक्सिएशन कहते हैं। एस्फिक्सिएशन क्या होता है, बेहोश हो जाना। एस्फिक्सिएशन इज द लीडिंग कॉज ऑफ फायर रिलेटेड डेथ्स सरपासिंग बर्न्स बाय ए रेशियो ऑफ 3 to 1। यानी जो फायर से बर्न की इंजरीज होती हैं वो अगर एक होती है तो तीन जो है वो एस्फिक्सिएशन होती हैं। मतलब 3 इंजरीज 3 to 1 की रेशियो है कि अगर एक इंजरी जो है वो बर्न की है तो 3 इंजरीज जो है एस्फिक्सिएशन यानी बेहोशी जो आग से होती है उसकी वजह से डेथ होती है। The inability to see and the confusion caused by smoke can hinder escape efforts। तो जब आपको धुआं अपने कंट्रोल में ले लेते हैं ना तो फिर आप ड्राउजीनेस हो जाते हैं, आप डिसोरिएंटेट हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आती अपने जाना किधर है। तो आप आहिस्ता आहिस्ता फिर जब बिल्कुल मतलब डाल होते हैं, फिर वो आग आपके ऊपर काबू पा लेती है और रास्ता फिर वो अगला काम शुरू हो जाता है। तो तीसरी इसकी खूबी ये है, करेक्टरिस्टिक्स जो है इसकी आग की, वो फायर इज हॉट, इसके अंदर बहुत ज्यादा शिद्दत होती है। द हीट जनरेटेड बाय a fire can be more dangerous than the flames themselves। Inhaling super hot air can severely damage the lungs। ठीक है, धुआं भी नुकसानदेह, इसकी जो हीट होती है, इससे जो हीट प्रोड्यूस होती है बहुत ज्यादा
हीट जो प्रोड्यूस होती है, ये भी जब गर्म हवा आप इनहेल करते हैं तो आपके जो अंदर सांस लेने का मैकेनिज्म है, जिसको हम लंग्स कहते हैं, इनहेलेशन सिस्टम कहते हैं, ये तो वो बर्बाद हो जाता है। The intense heat can cause burns and can ignite nearby combustible materials, further spreading the fire. हीट ना सिर्फ आपको जलाती है, मगर इर्द गिर्द उसके अगर कोई और मतलब बर्नेबल चीज है, कम्बस्टेबल मटेरियल पड़ा है, तो वो हीट की वजह से वो भी जल उठता है। मसलन आपने अक्सर देखा होगा कि सऊदी अरब वगैरह में या गल्फ कंट्रीज के अंदर जब गर्मियों का सीजन आता है, तो इवन जो जब गर्मियां पड़ती हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में आग लग जाती है, या मतलब इवन हमारे अपने कंट्री के अंदर ये मार्गला की पहाड़ियां, अक्सर हमारा ऑफिस इधर से हम देख रहे होते हैं कि मतलब वो बड़े पैमाने पे आग लग जाती है। तो वो पता चलता है जी कि जब हीट होती है तो खुश्क घास होती है नीचे जमीन पे, तो हीट की वजह से वो इग्नाइट हो जाती है एकदम, वो आग पकड़ लेती है घास, और फिर उसके बाद चाल से चाल ये जो जंगलात में, ये इवन लॉस एंजलिस के अंदर जो जंगलात की फायर हुई है अमेरिका के अंदर, तो उसमें एक रीजन ये भी हो सकती है कि हीट की वजह से वो इग्नाइट हो गया हो, वहां पे बर्नेबल जो मटेरियल होता है, और उसकी वजह से फैल जाती है। तो इसलिए कि ये जो हीट पैदा करती है, इसका अपना एक मतलब इम्पैक्ट होता है। The risk of severe injury from heat exposure is significant, especially in enclosed spaces. मतलब आप अंदाजा लगाएं कि अगर कोई बंद जगह है, वहां पे आग लगी है, और उससे जो मतलब आग अगर थोड़ी आपसे, शोले जो है वो आपसे फासले पे भी है, लेकिन उससे जो हीट पैदा होगी वो आपका क्या असर करेगी अगर आप किसी बंद जगह पे हैं। तो उस सूरत में फिर आपको अंदाजा होता है कि जो फायर सेफ्टी के मेजर्स हैं ये कितने जरूरी हैं, ठीक है ना, कितनी इनकी अहमियत है। क्योंकि ये जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है ना फायर की, ये एक तो ये हॉट है, एक ये डार्क है, एक ये फास्ट है, ठीक है ना, ये आपको टाइम नहीं देती, ये आपको बिल्कुल बेहोश कर देती है, और इतनी गर्म होती है, इतनी इसमें हीट होती है कि आप बिल्कुल पिघल जाते हैं। ये तीन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, ये इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड है। तभी हम समझ सकते हैं कि इसकी अहमियत, के सेफ्टी मैनेजमेंट इसकी क्यों जरूरी है। अब अगर हम बात कर लें कि ये जो एलिमेंट्स होती हैं फायर, मतलब बनती किन चीजों से मिलके है, कौन सी ऐसी चार चीजें हैं जिससे मिलके फायर बनती है, आग बनती है, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। फायर रिक्वायर्स फोर एलिमेंट्स टू इग्नाइट एंड सस्टेन कंबशन, आफ्टर रेफर टू एज ए फायर टेट्राहेड्रॉन। इसको जो इसके एलिमेंट्स होते हैं, इसको हम स्पेसिफिक टर्म में टेट्राहेड्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। इसमें एक चीज होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बगैर फायर नहीं होती, ठीक है ना। ये आग के जलने के प्रोसेस को सपोर्ट करती है ऑक्सीजन। और दूसरा होता है फ्यूल, मतलब जलने के लिए कोई ना कोई फ्यूल चाहिए आपको। एनी कंबस्टेबल मटेरियल, फॉर एग्जांपल वुड, पेपर, फ्लेमेबल लिक्विड्स, मतलब जिसको आग लग सकती है, ठीक है ना, वो फ्यूल होता है। कोई भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये लकड़ी भी फ्यूल है, पेपर भी फ्यूल है, घास फूस जो खुश्क होती है वो भी फ्यूल है, या ये जो लिक्विड्स होते हैं फ्लेमेबल, पेट्रोल डीजल जो आग पकड़ लेते हैं, ये भी फ्यूल है। कोई भी ऐसी चीज जो आग पकड़ सकती है उसको हम फ्यूल कहते हैं। तो ये दूसरा एलिमेंट होता है फायर का। तीसरा एलिमेंट होता है हीट, क्योंकि जब आग लगती है तो उससे फिर एनर्जी पैदा होती है। एनर्जी सोर्स दैट रेजेस द मटेरियल टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ये जो एनर्जी, हीट की एनर्जी होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हीट पैदा होती है आग से, वो भी इसका एक एलिमेंट है। आप देखें ना, जब आप माचिस जलाते हैं, ठीक है ना, तो माचिस के ऊपर जब उसको फ्रिक्शन मतलब रगड़ देते हैं उस मसाले के ऊपर, जिसपे वो मतलब पहले हीट लेती है, हीट से फिर वो जल उठती है, इग्नाइट हो जाती है। तो हीट जो है ना इसकी मेन एलिमेंट है। उसके बाद है केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना। अब जब आग लग जाती है तो फिर उस मटेरियल के अंदर जिसको वो आग लगती है, उसमें एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। द प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन फ्यूल एंड ऑक्सीजन कंबाइंस, ऑक्सीडाइजेशन होती है, मतलब आपके इर्द गिर्द माहौल के अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाती है जहाँ पे आग लगती है। इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, ठीक है ना, और बाकी गैसेस पैदा होती हैं जो डेंजरस होती हैं, और ऑक्सीजन जो है वो मतलब वहां पे डिप्लीट होती है, खत्म होती है, उसको ऑक्सीडाइजिंग का प्रोसेस कहते हैं। तो ये जो चार बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनसे मिल के एक आग बनती है और फिर हमें नुकसान करती है। एक्सक्यूज मी यार,
अच्छा, आगे चलते हैं। अब हम अगर इनकी टाइप्स की बात कर लें, पीछे तो हमने उसकी एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड किया कि चार मेन एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम फाइव टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। उसके बाद अगर हम टाइप्स की बात कर रहे हैं कि फायर कितनी किस्म की होती है, ये एक सेफ्टी मैनेजर के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपने, मैं अगेन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, कि जब आपने फायर प्रिवेंशन का प्लान बनाना है तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो टाइप्स की बात कर लें तो एक इसकी टाइप होती है क्लास ए फायर्स, ठीक है। और ये क्लास ए फायर किस किस्म की फायर होती है, इसमें क्या चीजें चलती हैं? सो इन्वॉल्व ऑर्डिनरी कंबस्टेबल वुड पेपर, यूज वाटर और फोम एक्सटिंग्विशर्स। आगे हम डिटेल से एक्सटिंग्विशर्स की भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे बेसिकली इसकी क्लास ए को समझना जरूरी है। ये जो आम वुड पेपर और नॉर्मल ये जो कागज वागज गत्ते शत्ते जो होते हैं, इनकी जो आग होती है उसको हम क्लास ए फायर कहते हैं, ठीक है ना। और क्लास बी फायर कौन सी है? इन्वॉल्व फ्लेमेबल लिक्विड गैसोलीन आयल्स वगैरह। ये जो आपके पेट्रोल डीजल या मतलब ये कुकिंग ऑयल होता है, तो उसको जो आग लगती है उसको हम क्लास बी में जो है ना कंसीडर करते हैं, उसके लिए स्पेसिफिक क्लास बी है। इसी तरह क्लास सी जो है, जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड आग लगती है, मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कहीं पे कोई डैमेज हुआ है तो उससे जो मतलब आग जलती है, उससे उसको हम क्लास सी में कंसीडर करते हैं। और हर क्लास को अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है, क्योंकि हर किस्म की जो डिफरेंट क्लासेस हैं, इनको बुझाने के लिए, इनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो है वो यूज होती हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो फायर सप्रेशन या फायर को कंट्रोल करने के लिए आप इक्विपमेंट अगर फायर सी पे इस्तेमाल कर रहे हैं क्लास सी टाइप के ऊपर, वही ए पे भी वो मतलब एक कारगर साबित होगा नहीं, ऐसा नहीं होता। समटाइम अगर मसलन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को आग लगी है तो उसके ऊपर आप पानी गिराएंगे तो क्या होगा? वो वहां पे करंट बन जाएगी। वो पता है ना, वाटर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो इसीलिए इनकी जो क्लासेस हैं, क्लासिफिकेशन है, इनको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। क्लास डी फायर क्या होती है जी? ये जो हमारी मेटल्स होती हैं, इनको जो मतलब आग लगती है, आपको पता है मेटल्स आग कब लगती है? तब लगती है जब वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है वहां पे, और वो फिर मेटल जो है वो मेल्ट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, एक नई शेप जरूर इख्तियार कर लेती है। अक्सर आपने फाउंड्रीज के अंदर देखा होगा, जो वो मेटल को मोल्ड करते हैं, उसको पहले पिघलाते हैं, फिर इतनी ज्यादा उसको हीट देते हैं कि वो पिघल जाती है और फिर एक नई शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो ये जो मेटल्स की फायर होती है, इसको हम क्लास डी फायर में कंसीडर करते हैं। एक और क्लास भी है, क्लास की फायर, इन्वॉल्व कुकिंग ऑयल्स एंड ग्रीसेस। ये जो हमारे किचन के अंदर मतलब कुकिंग ऑयल होता है, ठीक है, जो हम यूज करते हैं फ्राइंग पैन वगैरह में, बर्तनों में, या ग्रीस वगैरह होती है जो है, ये बेसिकली क्लास के कैटेगरी में इसको हम शामिल करते हैं। और इनको क्लासीफाई करना बहुत जरूरी है। आपको एज ए फायर सेफ्टी मैनेजर या अपना हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट में बहुत अच्छी तरह इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि आग जहाँ पे लगी है उसका सोर्स क्या है, किस जगह पे आग लगी है, क्या वो क्लास ए टाइप फायर है, ठीक है ना। क्योंकि जब आप की टीम उसको बुझाने लगेगी, आप वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, तो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स पड़े होंगे, ठीक है ना। वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू दी फायर कैटेगरी या फायर क्लास के मुताबिक आपने उसको यूज करना होता है। अगर आप वो ना करें तो वो रिस्क बढ़ जाता है, हो सकता है वो आग ज्यादा फैल जाए बजाय कंट्रोल हो, ठीक है ना। तो टाइप्स का पता चल गया हमें, फायर के एलिमेंट्स का पता चल गया, फायर क्या होती है उसकी बेसिक जो मतलब जो साइंस है उसका अंदाजा हो गया हमें कि फायर जो है वो फास्ट होती है, डार्क होती है, और हॉट होती है, बहुत ज्यादा इसमें हीट होती है, ठीक है जी। आगे चलेगी। आगे हम अब हम आते हैं फायर प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज की तरफ, कि ये फायर प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज हमने किस तरह बनानी होती है। सबसे पहले तो आपको फायर के कैरेक्टरिस्टिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे मैंने आपको बयान कर दी, एक्सप्लेन कर दी कि फायर क्या है। मतलब फायर फास्ट है, डार्क है, और हीट प्रोड्यूस करती है। फायर के एलिमेंट्स टेट्राहेड्रॉन, और फायर की टाइप्स, ठीक है। टेट्राहेड्रॉन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, टाइप्स मैंने एक्सप्लेन कर दी। फिर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट एंड अप्रोप्रिएट एक्सटिंग्विशन मेथड। आपको फायर सेफ्टी इक्विपमेंट का भी पूरा नॉलेज होना चाहिए अपनी वर्क साइट के अंदर, ठीक है ना।
और जैसे कि एक्सटिंग्विशर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट टाइप्स की फायर के ऊपर इफेक्टिव होते हैं। आगे हम डिटेल से उसके ऊपर बात भी करेंगे। तो जिस किस्म की फायर है, जिस टाइप की फायर है, वहां पे इक्विपमेंट भी उसी तरह का यूज होगा, तब आपकी जो प्रिवेंशन स्ट्रेटजी है वो कामयाब होगी। सेफ प्रैक्टिसेस इन दी वर्क प्लेस, मतलब अपने वर्क प्लेस के अंदर सेफ प्रैक्टिसेस अपनाएं, कि कैसे अपनाई जाती हैं इसके ऊपर हम आगे डिटेल से भी बात करेंगे। कुकिंग सेफ्टी क्या है जी, इसकी भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का भी रिलेशनशिप है डायरेक्ट फायर के साथ, इसकी ऊपर भी थोड़ा सा हम बात कर लेंगे। हाउस कीपिंग एंड मेंटेनेंस को मेंटेन करना हमारी फायर प्रिवेंशन स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। और ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, ऑब्वियसली जब तक ट्रेनिंग ना हो, फायर की अवेयरनेस ना हो, हम इसको जो हमारी प्रिवेंशन स्ट्रेटजी है वो ये कामयाब ही नहीं होगी। ठीक है ना। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये एक कामयाब फायर प्रिवेंशन स्ट्रेटजी के एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना। फायर की कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करना, फायर की एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करना, फायर की टाइप्स को, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट को, फायर प्रैक्टिसेस को, कुकिंग सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, हाउस कीपिंग, मेंटेनेंस, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। ठीक है। इन तमाम एलिमेंट्स को वन बाय वन में इंशाल्लाह आपको डिटेल से एक्सप्लेन भी करूंगा। अब हम फायर सेफ्टी इक्विपमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने बेसिक्स जो चीजें थी वो उनको अंडरस्टैंड कर लिया। तो जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट अमूमी तौर पर यूज होता है हमारी वर्क साइट्स के अंदर, एक होता है फायर डिटेक्शन का प्रोसेस, जिसमें हमें अगर कहीं आग लग गई है तो ये सिस्टम जो है हमें अलर्ट करता है, इसको कहते हैं डिटेक्शन सिस्टम। ठीक है ना। इस डिटेक्शन सिस्टम में क्या क्या चीज शामिल होती है? फायर अलार्म। अक्सर आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑफिस के अंदर, कंपनीज के अंदर फायर अलार्म सिस्टम लगे देखे होंगे। ठीक है ना। और इसके साथ क्या होती है? स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं। स्मोक डिटेक्टर क्या होते हैं? ये सेंसर्स होते हैं बेसिकली। इनके अंदर मतलब एक एक मैकेनिज्म होता है जो कि सेंस करता है अगर कहीं पे कोई धुआं है, स्मोक है। क्योंकि आग जब जलती है तो वो स्मोक तो जनरेट करती है। तो वो उस स्मोक को फौरन सेंस कर लेता है। उसके अंदर एक प्लास्टिक की छोटी सी वो एक झिल्ली सी होती है, वो पिघल जाती है। जैसे ही वो पिघलती है तो साथ ही वो सिग्नल दे देता है अपने अलार्म को। तो अलार्म जो है वो फौरन बजना शुरू हो जाता है वहां। तो ये जो फायर डिटेक्शन सिस्टम है ये बड़ी कामयाब स्ट्रेटेजी है। इससे आपको पता चल जाता है, अभी फायर आपकी इनिशियल स्टेज पे होती है तो आपको फौरन अंदाजा हो जाता है कि कहीं पे ये इंसिडेंट हुआ है, फायर स्टार्ट हो गया है, तो फौरन आप एक्शन लेना शुरू कर देते हैं उसके बेस के ऊपर। तो फायर डिटेक्शन सिस्टम आपका बड़ा इफेक्टिव होना चाहिए। दूसरा जो सिस्टम होता है हमारा वो होता है सप्रेशन। सप्रेशन क्या होता है? कि आग को बुझाना, आग को पुट ऑफ करना, उसको खत्म करना। वो ये सारी जो चीजें होती है फायर सप्रेशन में आती है। फायर सप्रेशन में हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल होती हैं? एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। अब फायर एक्सटिंग्विशर्स आपने सिलेंडर देखे होंगे, ये रेड कलर के आपके सामने भी है। ये देखने कोई काम सी चीज है, आपने देखे भी होंगे। दूसरी ये आपने स्प्रिंकलर सिस्टम भी देखा होगा ऑफिस के अंदर। ये भी मतलब एक पूरा फायर सप्रेशन का सिस्टम है। और ये इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि कई जगहों पे मतलब ऐसा हुआ है कि जैसे फायर इनिशिएट हुई है किसी भी वजह से, फौरन ये सप्रेशन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ऑटोमेटिक होता है ये, और वहां पे फौरन आग बुझ जाती है। मतलब आग अगर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि आग जो है वो फास्ट होती है, अगर आप उसको टाइम देंगे ना कि मतलब ठीक है यार आग लगने दो, उतनी देर में हम फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे, वो 20 मिनट में आए, 25 मिनट में आए, तो उतनी देर में फायर इतनी फैल जाएगी कि आपको उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, मुमकिन नहीं होगा। तो इसके लिए हमें लोकल लेवल पे जो मैनेजमेंट करते हैं फायर सेफ्टी की, उसमें हमें अपने अरेंजमेंट करने पड़ते हैं सप्रेशन सिस्टम के लिए। तो फायर सप्रेशन में फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। मैं डिटेल से आपको इंशाल्लाह आगे बताऊंगा कि ये कितनी टाइप्स के होते हैं, किस किस किस्म की टाइप की फायर के ऊपर ये इफेक्टिव होते हैं, और फिर ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है ये कैसे वर्क करता है। तीसरा होता है होज एंड व्हील का सिस्टम। ये भी अक्सर बड़ी कंपनीज के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तमाम बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर ये जरूर मौजूद होता है। ये समझे कि हर बिल्डिंग का अपना एक लोकल फायर ब्रिगेड है। ठीक है ना। उसमें पानी के टैंक्स होते हैं जिसमें हर वक्त पानी होता है। ठीक है। उसके साथ पाइप्स लगे होते हैं, होजेज होती हैं,
रील्स, ये जो मतलब पाइप्स लगी होती हैं, और ये अपने किसी भी स्पेसिफिक ऑफिस के करीब इनका कनेक्शन होता है। अगर इनके सब फायर फौरी तौर पे अगर आप उसको चलाना पड़े तो आप उसको चला सकते हैं, और इसका पानी हमेशा उन टैंक्स के अंदर अवेलेबल होता है एनी टाइम। जिस तरह वाटर ब्राउजर होते हैं आपके, जो फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, 112 वाले आते हैं, इनके पास भी फायर ब्रिगेड होते हैं, वाटर टैंक होते हैं। इसी तरह हर कंपनी के अंदर जो इफेक्टिव फायर सेफ्टी मैनेजमेंट का प्लान होता है, उसके अंदर ये फायर सप्रेशन सिस्टम में हॉसेस और व्हील्स लाजमी होती है। ठीक है जी। तो ये दो किस्म के बेसिक जो इक्विपमेंट होते हैं फायर को कंट्रोल करने के लिए। नंबर एक, डिटेक्शन। सर इनके अंदर से अलार्म भी बजता है। किसके? अलार्म बजता है डिटेक्शन से। जो ये मैंने आपको बताया ना पीछे, ये आता है अलार्म। मतलब है कि ये जो डिटेक्टर्स होते हैं ना, जो स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं, ये सेंस करते हैं ना। इसके अंदर सेंसर। इनके अंदर होते हैं सेंसर। जैसे ही आग जी लगती है सर, ना। मैंने एक और चीज सुनी है। ये सर, जी जी, बताएं बताएं। मैंने सर एक और चीज सुनी है कि ये मतलब जब इनको हीट मैंने एक और चीज सुनी है कि इनके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं जो हीट भी डिटेक्ट करते हैं, मतलब स्मोक के अलावा हीट जब फील होता है ना, जरा गर्म गर्म फील होता है तो ये सेंसर्स यस यस, अलार्म जो है वो रिंग कर। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं ये दो किस्म के होते हैं। इनमें हीट डिटेक्टर्स भी होते हैं, हमारे अपने ऑफिस में लगे हुए हैं बहुत ज्यादा। ये हीट डिटेक्टर अलग लगे हुए हैं, स्मोक डिटेक्टर अलग हुए हैं। यानी देखिए, स्मोक जहाँ पे होगी, आग जहाँ पे होगी, स्मोक भी जनरेट होगा और हीट भी होगी, दोनों चीजें होंगी। ठीक है ना? तो इसलिए दोनों को कंपेयर करने के लिए, और कुछ ऐसे डिटेक्टर्स होते हैं जिनमें दोनों मतलब है कि फंक्शन होते हैं। वो स्मोक को भी डिटेक्ट करते हैं और हीट को भी, और सेंस करके वो फौरन उनमें ये होता है। और ये वाले जो डिटेक्टर्स होते हैं, ये डिटेक्ट डायरेक्ट आपका जो सप्रेशन सिस्टम होता है ना, उसके साथ भी कनेक्टेड होते हैं। जब आप फायर सेफ्टी का बिल्डिंग मैनेजमेंट प्लान करते हैं ना, तो आपकी वो जो स्प्रिंकलर सिस्टम होते हैं ना, जिसको फायर सप्रेशन क्या होता है, आग बुझाना। डिटेक्शन क्या होता है, आग के बारे में आगाही मिलना, मतलब आग के बारे में पता चलना। ठीक है ना? तो सबसे पहला तो मेन है हमें डिटेक्शन हो कि फायर हुई है कहीं पे। उसके बाद हमारे पास अगला जो मतलब मरला होता है, वो उसको सप्रेस करने का होता है।